औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द A.S साइंस अकेडमी। बच्चों, आज की जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बोर एनर्जी डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो हाइड्रोजन का जो मॉडल है, हाइड्रोजन एटम है, बोहर ने बच्चों क्या किया था, इस जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स हैं ये कैलकुलेट किए थे। तो इसकी डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। इस शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है, ये किस तरह हम डिराइव कर सकते हो, ये क्या चीज़ है, ये पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जंप करती हैं ये कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी रेडिएट करती हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस फोटॉन की। लेट सपोज यहाँ से यहाँ जो फोटॉन, यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जंप करती हैं तो जो एनर्जी रेडिएट करती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इसकी वेव नंबर कितनी होगी। तो सारी की डेरिवेशन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए टाइम की ज़ाय किए बगैर इसको पढ़ते हैं। कुछ डेरिवेशन बच्चों ऑलरेडी हम कर चुके हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए, तो इसकी लिखने से काफ़ी टाइम ज़ाया होती है। तो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को लिख दी है ताकि हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम कर सकें, आपकी टाइम भी ज़ाया ना हो जाए और हमारी भी ज़ाया ना हो जाए। तो लिहाजा बच्चों क्या है, बोहर एनर्जी डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इससे पहले बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, वेव लेंथ ऑफ फोटॉन, वेव नंबर ऑफ फोटॉन। थोड़े बहुत एक एक लफ्ज़ में हम समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर पर सेकंड। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये शेल हैं, इससे इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ तक बच्चों जंप किया, तो ये एक रेडिएशन क्या इमिट करेगा। तो इस रेडिएशन के बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड, ये कितनी वेव्स बना रही हैं, पर सेकंड कितनी वेव्स बना रही हैं, वेव्स क्या चीज़ है या वेवलेंथ क्या चीज़ है, ये पढ़ने वाले हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, अभी वेव क्या है या वेव नंबर क्या है, वेव बच्चों क्या हैं, एक इस और इस तरफ के दरमियान जो फासला है इसको जो हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको वेव लेंथ कहते हैं। और एक यहाँ से यहाँ की जो फासला है इसको, ये एक वेव की बराबर है। ये कितनी की बराबर है, ये एक वेव की बराबर है। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक पर सेंटीमीटर हैं, ये कितने नंबर ऑफ वेव्स बनाती हैं पर सेकंड में। ये जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करती हैं, जितना फासला कवर किया, इसमें कितनी ट्रफ है और कितनी क्रस्ट है। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर्स कहते हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ जो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स हैं, इसके जो दरमियान वाला डिस्टेंस है ये वाला, हम इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या यहाँ से एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या एक ट्रफ और दूसरी कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, वेव नंबर किसे कहते हैं, वेव नंबर ऑफ फोटॉन, वेव नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। ये क्या चीज़ है, लेट्स सपोज यहाँ पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने लिया है, तो इस 1 सेंटीमीटर में फोटॉन जब ये फासला कवर करेगा, इसमें कितने क्रस्ट और ट्रफ, या मतलब कितने नंबर ऑफ वेव्स, ये एक वेव है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, तो इसकी नंबर कितनी है, इसको हम वेव नंबर कहते हैं। तो लिहाजा बेसिकली जो हम इस 3 चीज़ों की डेरिवेशन करते हैं। और दूसरी बात यह है, इसके अलावा एनर्जी की जो डेरिवेशन है, ये एनर्जी और डेल्टा ई की हम डेरिवेशन करते हैं। तो लिहाजा क्या चीज़ है, यहाँ बच्चों यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, क्या चीज़ है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये बच्चों क्या है, के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है के शेल में, तो बोहर ने क्या कहा कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, वो बेसिकली डिराइव किया।
एल शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है इसकी कितनी एनर्जी होगी, एम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है इसकी कितनी एनर्जी, एल शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है इसकी कितनी एनर्जी होगी, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दरकार है कि वो एब्जॉर्ब कर ले। बेसिकली ये डिराइव किया था, तो लिहाजा इसकी डिराइवेशन पढ़ते हैं। तो डिराइवेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की जो डिराइवेशन करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन में दो तरह की एनर्जी होती हैं, एक जो मूवमेंट करती हैं इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात ये है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं इस न्यूक्लियस के गिरफ्त में लेके आते हैं, तो यहाँ पर एक एनर्जी स्टोर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिहाजा एक जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो हमने एनर्जी स्टोर किया है बाय ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती हैं, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जो मूवमेंट ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह गोल रिवोल्यूशन करते हैं, इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो लिहाजा टोटल एनर्जी हमारे पास ऑफ एक किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कहते हैं, हाफ mv स्क्वायर, इसकी इक्वेशन हर किसी को पता है भाई फिजिक्स की। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर से क्या मुराद है ये पढ़ते हैं, ये वाला डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि कोलम्बिक फोर्स बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तब, एक बात याद रखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन की जो बोहर एटॉमिक रेडियस है वहाँ पर भी ये काफ़ी एक्सप्लेन किया है, थोड़े बहुत यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते। एफ कोलम्बिक, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम एफ कोलम्बिक फोर्स। लेट्स सपोज यहाँ पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या यहाँ पर घूम रही हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रही, तो लिहाजा इस पर क्या है, इस पर बच्चों एक न्यूक्लियर फोर्स है, इसको हम क्या कहते हैं, एफ कोलम्बिक। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए बाहर की तरफ कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियस की इस ग़ुलामी से ख़ुद को छुटकारा हासिल करे, ख़ुद को आज़ाद कर ले। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लगते, एक है सेंट्रीफ्यूगल, एफ सेंट्रीफ्यूगल, एक है एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रही हैं, और एक है ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये अंदर की तरफ खींच रही हैं। तो लिहाजा बच्चों ये जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ पर मजबूर हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन एक टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ ये घूमने पर मजबूर हो जाती है। तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है, इसकी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एफ कोलम्बिक फोर्स की बराबर हो जाती हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन तब घूम सकती है किसी शेल में। तो एफ सी हमारे पास क्या है, mv² बटा आर। और जो कोलम्बिक फोर्स है ये बच्चों एटॉमिक रेडियस की जो लेक्चर है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर मैंने किया है ये वाला काफ़ी एक्सप्लेन किया है, ये एफ कोलम्बिक फोर्स इसकी किस तरह बराबर हो सकती है। तो वहाँ पर आप देख ले, बार बार हम नहीं रिपीट कर सकते, फिर लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको मसला है इस जगह में तो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। थोड़े बहुत हम अगर क्या कर लें, इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें ये किस तरह आई हैं, चलो बस वहाँ से अगर आपको मसला है वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, रेडियस के साथ चला गया, mv² इज इक्वल टू ZE² बाई 4πE0r, इसकी बराबर हो गया। तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर ले तो ये क्या बन जाएगी, डिवाइड इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 हो गया, डिवाइड बटा 2 पर डिवाइड बटा बाई नंबर 2 पर डिवाइड कर लें। तो लिहाजा अगर हम इसको 2 पर डिवाइड कर ले तो ZE² बटा 4πE0r बन जाएगी। तो लिहाजा हाफ mv² किस चीज़ की बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है कि नहीं है, हाँ बराबर है। तो ZE² 2 4 8πE0r। तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है जो ये हमने डिराइव किया,
दूसरी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉन बाय ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्फिनिटी टुवर्ड द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। तो लिहाजा जब हम किसी फ्री इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी पे गया हो, मतलब फ्री हो चुका हो, तो इसको हम न्यूक्लियस की जो ग्रिफ्ट है इस मिलाने के लिए इस पर हम फोर्स लगाएंगे और ये एक डिस्टेंस r पर हम इसको मूव करते हैं। तो इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F क्रॉस R। चूँकि हमारे पास ये F किस चीज़ के बराबर है, ये कूलम्बिक फोर्स की बराबर है, तो Z स्क्वायर बाई 4 पाई ई नॉट R स्क्वायर है। कूलम्बिक फोर्स इस चीज़ के बराबर है, ये फोर्स हो गया और ये रेडियस हो गया R। तो लिहाजा ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस हम काट कर सकते, इसके स्क्वायर इसके साथ चला गया, तो मनफी Z स्क्वायर बाई 4 पाई ई नॉट R। अब सवाल ये है कि नेगेटिव साइन हमने क्यों यहाँ पर लगाया। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि भाई अगर यहाँ पर देख लें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है कि नहीं है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन एटम से मतलब चला जाए, ये क्यों चली जाती हैं, ये लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है और अगर इसको एनर्जी मिल गया तो ये इस आउटर मोस्ट से चल सकती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाया है और यहाँ से चला गया है। तो लिहाजा इसके साथ यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी या नहीं, बिल्कुल मैक्सिमम होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ काफ़ी मैक्सिमम एनर्जी होगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एटम से ख़ुद को आज़ाद करवाया है। अगर हम इसको बाद में लाते हैं, हम इसको लाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ लेके आते हैं कि नहीं। और यहाँ से बच्चों अगर यहाँ हम इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी, तो लिहाजा यहाँ पर एनर्जी न्यूक्लियस की तरफ डिक्रीज़ हो रही है, तो लिहाजा तो इसकी एनर्जी में डिक्रीज़ आती हैं। तो ये डिक्रीज़ हमने नेगेटिव साइन पर शो किया है। तो Z स्क्वायर बाई 4 पाई ई नॉट R नेगेटिव। पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1। हमारे पास ये क्या है, ये बच्चों इक्वेशन 3 है और ये क्या है, इक्वेशन 4 है। तो हम दोनों को कहाँ पर पुट करते हैं, टोटल एनर्जी में, ET में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाला भी ये पोर्शन है, यहाँ पर पुट कर लें और का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पुट कर लें। तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी क्या है, Z स्क्वायर बटा 8 पाई ई नॉट R। तो मनफी Z स्क्वायर बाई 4 पाई ई नॉट R, ये मनफी कर लें इससे, चूँकि क्या चीज़ है। अच्छा ठीक है, ये क्यों हो गया, ये तो प्लस है, ये अगर यहाँ पर देख ले, ये वाला यहाँ पर समझाते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया प्लस बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव साइन है यहाँ पर, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव इससे क्या बनती हैं बच्चों, इससे बनती है नेगेटिव, तो ये इसलिए नेगेटिव हो गया, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या हैं, ये वाला बच्चों और ये वाला बच्चों, इसकी हम वो जोज़ाफ़ी कर लेते हैं, वो आपको पता है मैथमेटिकल चीज़ हैं। तो लिहाजा 8 पाई ई नॉट ये वाला ये गलत ये चीज़ है भाई, 8 पाई ई नॉट R एंड 4 पाई ई नॉट R। इससे हम क्या करते हैं, इसकी वो जोज़ाफ़ी कर लेते हैं, तो 8 पाई ई नॉट R इससे आती हैं। दूसरी बात है कि 8 पाई ई नॉट R को इस हिंसे को ऐसे चीज़ में मल्टीप्लाई दे दें ताकि ऐसे ये क्या आ जाए, ये वाला पोर्शन आ जाए। तो अगर हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आती है कि नहीं, 8 पाई ई नॉट R आ जाएगी कि नहीं। और ये 1 किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले तो Z स्क्वायर आ जाएगी नहीं। दूसरी बात ये कि इस फिगर को ऐसे हिंसे के साथ मल्टीप्लाई कर ले ताकि ऐसे आ जाए। तो लिहाजा अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 8 पाई ई नॉट R आ जाएगी कि नहीं। तो 2 बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -2 Z स्क्वायर,
ये इस तरह है। ये वो ज़ुज़ाफ़िकल वाली मैथमेटिक्स की बात है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बच्चों 8 पाई इनाट आर अपनी जगह, और चूँकि जेड स्क्वायर मनफी 2z² ये निगेटिव वाला है और ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो लिहाजा जब हम पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो बड़े हिंसे वाला साइन लगेगी यहाँ पर नीचे। तो लिहाजा 2 1 से बड़ा है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ से यह 1 है और यहाँ 2 है, तो लिहाजा 2 के साथ नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव है, तो लिहाजा हम नेगेटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि पॉजिटिव इसकी जो फिगर है ये बड़ी है 1 से, तो लिहाजा नेगेटिव z² 8 पाई इनाट आर आ गया। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर अगर हम इस अभी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहे तो z हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन है या नंबर ऑफ प्रोटॉन z² चूँकि z 1 की बराबर है, और क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी हमें मालूम है और प्रोटॉन की भी मालूम है। एक ही चीज़ है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। दूसरी बात ये पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। इनाट फ्री स्पेस परमिटिविटी इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्री स्पेस परमिटिविटी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्या है, रेडियस वाला जो लेक्चर है, हाउ टू डिराइव रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम या बोहर डेरिवेशन फॉर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, इसमें ये इनाट के बारे में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। ये फ्री स्पेस परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी कैसे कहते हैं बच्चों, ये हमारे पास लेट्स सपोज क्यों 1 है, इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, लेट्स सपोज ये प्रोटॉन है, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, तो इसके दरमियान बच्चों ये एयर है कि नहीं है, तो ये एयर इन दो फोर्स के दरमियान कितने रेजिस्टेंस पेश करती है, रेजिस्टेंस मतलब कितने ये परमेट करती हैं, ये दो चार्जेस को कितने परमेट करती है कि एक दूसरे पर फोर्स लगाए, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, इसको हम फ्री स्पेस परमिटिविटी कहते हैं। ये इस अट्रैक्टिव फोर्स को कितने परमिशन देती हैं, तो लिहाजा इसकी जो वैल्यू है, जो ये फ्री स्पेस परमिटिविटी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू भी मालूम है। लेकिन रेडियस की जो वैल्यू है, यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ की जो फासले को हम रेडियस कहते हैं, हमारे पास क्या है ये मालूम नहीं है, ये जो रेडियस है बच्चों ये मालूम नहीं है। तो रेडियस के लिए हमने कैलकुलेशन किया है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, रेडियस ऑफ बोहर ने कैलकुलेट किया है, रेडियस की वैल्यू क्या है, ये वाला है। तो ये वाला बच्चों यहाँ पर ये पुट कर ले z² बटा 8 पाई इनाट आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले, तो आर की वैल्यू क्या है, n² इनाट बटा z² पाई m। तो जो यहाँ पर जो हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो ये नीचे वाला वैल्यू है ये ऊपर लेके जाएं, तो यहाँ से हम मिटाते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं ये वाला ze² पाई m। बच्चों यहाँ से हमने यहाँ से इसको मिटाया, यहाँ से हम मिटाते हैं, तो लिहाजा नहीं मिटाते भाई, यहाँ पर मसला बनेगा। तो लिहाजा यहाँ पर इस लाइन इसको शो करते हैं, मतलब ये यहाँ से ख़त्म। अगर आप नोट करना चाहते तो फिर इसको मसला होगा, भूल जाते हैं जब आप स्क्रीनशॉट ले लेते, तो लिहाजा इसको हटाते नहीं हैं। तो लिहाजा ये इस तरह समझे कि भाई ये वाला वैल्यू बच्चे हमने ख़त्म किया है, ये ऊपर लगाया है। तो ऊपर और नीचे क्या क्या कट हो सकती है, पाई कट हो सकती है, बिल्कुल कट हो सकती हैं बच्चों। क्या कट हो सकती हैं, और कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे कट हो जाए। तो लिहाजा z पर बच्चों स्क्वायर हैं, z पर हमने स्क्वायर लगाया, ये वाला z² आ गया। तो e बच्चों क्या है, और e यहाँ पर दोनों की पावर जमा हो जाएगी, तो e की पावर 4 हो गया, और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास यहाँ पर आ गया, डिवाइड बटा 8 E0 और चूँकि यहाँ पर बच्चों भी एक E0 है, तो E0 स्क्वायर हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया, h² हो गया, और ये n वाला बच्चों यहाँ पर हमने लेके आया। कुछ स्टेप्स यहाँ पर ख़त्म किए हैं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल बच्चों नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर ये वाला हमारे पास आ गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है। 8 E0 फ्री स्पेस परमिटिविटी बिल्कुल मालूम है। एच क्या है, वो जो प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.6262 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल है। बच्चों इसकी जो वैल्यू है ये वाला हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में क्या है, 1 है। 1 कोई मान ही नहीं रखता। तो लिहाजा अगर यहाँ पर बच्चों हम क्या कर ले, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर ले। चार्ज मास जेड नंबर 1 है, E0 की वैल्यू, एच की वैल्यू, तो ये क्या रह जाएगी। तो बच्चों ये बराबर है 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल पर एटम। बच्चों ये किस चीज़ के बराबर हैं, तो लिहाजा एस की जो वैल्यू आ गया और 1 बड़ा N1 स्क्वायर अपनी जगह जूल पर एटम। तो लिहाजा शेल नंबर 1 का जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बच्चों जो इलेक्ट्रॉन घूम रही हैं यहाँ से क्या है, यहाँ पर बच्चों इसकी जो एनर्जी है ये कितनी के बराबर है, -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल पर एटम की बराबर है। क्योंकि एन की जगह हम अगर हम उनको पुट कर ले इस तरह 1 की स्क्वायर तो ऐसे 1 ही आता है, तो लिहाजा 1 कोई माना नहीं रखता। तो लिहाजा अगर हम एनर्जी 2 नंबर शेल में पुट करना चाहते या मालूम करना चाहते तो यहाँ पर 2 पुट कर ले। अगर 3 शेल की एनर्जी मालूम करना चाहते तो यहाँ पर 3 पुट कर ले। अगर 4 शेल की एनर्जी मालूम करना चाहते तो यहाँ पर 4 पुट कर ले। दूसरी बात यह है कि ये जो एनर्जी है जूल पर एटम, एक एटम के लिए है। हम मोल की अगर बात कर ले तो लिहाजा बच्चों क्या हैं, -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 क्या है, जूल को अगर हम किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 1000 पे डिवाइड कर लेंगे तो किलो जूल बन जाएगी। ये वाला जो एनर्जी है 1 जूल क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर देख लें ये क्या है 1 kg या 1 किलो 1000 जूल की बराबर है कि नहीं है। तो लिहाजा 1 जूल कितनी की बराबर हो जाएगी, 1000 की बराबर हो जाएगी कि नहीं। 1 जूल अगर हमें मालूम करना है तो 1 जूल बराबर है 1 kg बटा 1000, तो 1 kg बटा 1000 लिख दिया कि नहीं। दूसरी बात यह कि 1 एटम किस चीज़ की बराबर है, 1 एटम हमारे 1 मोल कितनी के बराबर है, 1 मोल बच्चों बराबर है 1 मोल क्या है, 1 मोल बच्चों बराबर है 1 मोल 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स बराबर है या एटम्स बराबर है कि नहीं, एटम्स। तो एक एटम किस चीज़ के बराबर है, तो यहाँ से इसको हटाए या डिवाइड करें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 और यहाँ पर बी एक्स को डिवाइड करें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहाँ से इसको हटाए तो एक एटम किस चीज़ की बराबर हो गया, 1 एटम बराबर हो गया 1 एटम बराबर हो गया 1 मोल बटा 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो लिहाजा इसकी जगह अगर हम क्या कर ले, मोल्स को पुट कर ले, मोल्स तो यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, एटम की जगह इसको पुट कर लेते हैं। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के बराबर हो गया। तो ऊपर ये चला जाएगा, जब ये इसके साथ ऊपर इस तरह मल्टीप्लाई हो जाए तो 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 18 क्रॉस 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हो गया जूल। और यहाँ पर n स्क्वायर बच्चों लगाए, n 1/n स्क्वायर लगाए, यहाँ पर 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर किलो जूल पर मोल और ये 1000 पर डिवाइड कर ले तो इससे बन जाएगी -12.36 किलो जूल पर मोल। तो मुख्तलिफ यूनिट्स में बच्चों इसको आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक मोल के लिए इतनी किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी किसी भी शेल का। तो लिहाजा इसकी डिफरेंस मालूम करते हैं। डिफरेंस का क्या चीज़ है, लेट्स सपोज बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जब ये और यहाँ
पर जब S और S यहाँ दो शेल्स में ये रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो इसको कितनी एनर्जी कम करना चाहिए, या S शेल और S शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो इस पर हम बात करते हैं। एनर्जी डिफरेंस क्या है, E2 मनफी E1, E2 मनफी E1, E2 आप ये भी ले सकते हैं और E1 ये लिख सकते हैं, E2 ये ले सकते हैं, E1 इसके लिए ये ले सकते हैं। एनर्जी E2 ये ले सकते हैं, E1 इसके लिए ये ले सकते हैं। मतलब E1 जो है लोअर एनर्जी शेल की एनर्जी है और E2 हायर एनर्जी शेल की। हायर एनर्जी कौन सा वाला आप ले लेते हैं और लोअर की कौन सा वाला ले लेते हैं, तो हायर से लोअर वाला मनफी कर ले, इससे आप दो शेल्स के दरमियान एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा E2 की जगह हम ये लिखते हैं, ये वाला तो वजह डेल्टा ई डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बिटवीन टू शेल, तो E2 बाई E1 डिफरेंस बिटवीन टू शेल, E2 मनफी E1, E2 से और E1, E2 आप क्या से क्या मुराद है और E1 से क्या मुराद है बच्चों, ये वाला हम बाद में बात करते हैं। तो E2 की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये वाला हमने कैलकुलेट के एनर्जी जो है ऑफ एनी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इस एक्सप्रेशन से हमने मालूम किया और ये जनरली n है। तो डिफरेंस क्या है, n जो फर्स्ट हाई एनर्जी जो लेवल वाला एनर्जी है ये तो N2 स्क्वायर बाई 2 मनफी अपनी जगह ये वाला, और ये दूसरा जो मनफी है ये एनर्जी वाले हैं, या ये वाला जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, ये मनफी शो करते हैं, तो नेगेटिव 1/n1 स्क्वायर, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1/n1 स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ N2 है और ये क्या है, ये बच्चों एनर्जी ऑफ N1 शेल है। ये क्या चीज़ है बाद में समझाते हैं। तो लिहाजा नेगेटिव अगर हम क्या कर ले, आप इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो इससे पॉजिटिव आती हैं। दूसरी बात है कि इसकी जो वाला है, जो ये वाला जो है ये नेगेटिव पोर्शन है, ये N2 वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला N1 वाला बच्चों पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव को हमेशा के लिए हम इस साइड पर लेके आते हैं पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव वाले ये हम इस साइड पर लेके आते हैं। तो लिहाजा पॉजिटिव वाला N1 वाला हम यहाँ पर हमने लेके आया, ये N1 वाला हो गया, और जो ये N2 वाला यहाँ पर हमने लेके आई और ये स्क्वायर है। तो ऐसे क्या कर लें, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये कांस्टेंट है, तो ये e की पावर 4m/8 E0 स्क्वायर h स्क्वायर ये हमने कांस्टेंट लिया। तो यहाँ पर क्या रह गया 1/n1 स्क्वायर मनफी 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर मनफी 1/n स्क्वायर 2। तो लिहाजा इसकी जगह अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर ले, चार जो मास यही वाला बात है, ये वैल्यू आती है इससे, ये वाला और ये वाला ये वैल्यू आते हैं। तो लिहाजा 12.36 किलो जूल पर मोल 1/n2 1/n स्क्वायर 2 मनफी 1/n स्क्वायर N1। तो इससे क्या मुराद है, ऐसे हम डेल्टा ई किस तरह निकाल सकते हैं, डेल्टा ई निकालने का तरीका हमें इससे मालूम करना है। तो लिहाजा ये वाला तो बात ख़त्म। अभी 1/n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई मनफी 1/n1 स्क्वायर, इसके इस्तेमाल पर हम ख़ुद को समझाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक जंप किया। तो इस और इस शेल के दरमियान जो एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं, तो किस तरह करेंगे। ये बच्चों क्या है, N1 के लिए क्या है, N2 हमारे पास ये हो गया N2, और N1 बच्चों हमारे पास ये हो गया N1। तो N2 की जगह हम 4 को पुट करेंगे और N1 की जगह हम 3 को पुट करेंगे। ये हमारे पास हाई एनर्जी लेवल और ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ से बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक जंप किया, यहाँ से यहाँ तक जंप किया, फोर्थ शेल से सेकंड शेल की। तो N2 की जगह हम
क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और N3 की जगह हम N2 की जगह हम क्या लिखेंगे N1 की जगह हम 2 लिखेंगे, क्योंकि हाई एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल की तरफ। तो यहाँ से लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन ने जम किया N1 की यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 एनर्जी 2 3 4 से लेकर फर्स्ट तक आ गया। तो लिहाजा यहाँ पर N2 को हम 4 पुट करेंगे और यहाँ पर N1 को हम क्या करेंगे, N1 को हम 1 पुट करेंगे और उस पर स्क्वायर लेंगे। तो लिहाजा ये N2 हाई एनर्जी हाई शेल की जो एनर्जी है इसको शो करती हैं या हाई एनर्जी लेवल शो करती है, और N1 लोअर एनर्जी लेवल शो करती हैं। हाई एनर्जी जहाँ से आपको ये कहते हैं कि भाई इससे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, ये कहाँ तक, तो लेट्स सपोज N3 से जंप किया N2 तक, तो यहाँ पर N3 पर स्क्वायर ले ले और यहाँ पर बच्चों 2 पर स्क्वायर ले ले। इलेक्ट्रॉन ने जंप किया 4 से फर्स्ट शेल तक, तो लिहाजा यहाँ पर 4 पुट कर ले, यहाँ पर फर्स्ट पुट कर ले। इलेक्ट्रॉन ने जंप किया 3rd शेल से फर्स्ट शेल तक, तो लिहाजा यहाँ पर 3rd पुट कर ले, यहाँ पर फर्स्ट शेल पुट कर ले। तो इसके जो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो एग्जैक्ट जो एनर्जी निकल जाती है वो इस शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होगी। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं derivation for the frequency is radiation। लेट्स सपोज यहाँ से बच्चों यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो यहाँ से ये जो एनर्जी रेडिएट करती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसकी वेव नंबर क्या होगी। इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको नोट कर लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये मैं रिमूव करता हूँ, स्क्रीनशॉट इससे ले ले। और इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, डिराइवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिराइवेशन ऑफ वेव नंबर करते हैं। तो लिहाजा डिराइवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिराइवेशन ऑफ वेव नंबर। तो डिराइवेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चूंकि लाइट है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखते हैं डिराइवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी की डिराइवेशन हम किस तरह करते हैं, तो हमें पता है कि ये जो शेल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये किस चीज़ के बराबर है, डेल्टा ई की बराबर है। ये प्लांक ने मालूम किया था, डेल्टा ई एच न्यू के बराबर है। एच क्या है, एच बच्चों है प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या है, इसको ये फ्रीक्वेंसी है। ये जो वी रिप्रेजेंट करते हैं ये वी इस तरह हम लिखते हैं, इस तरह, तो ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एनर्जी डिफरेंस है एच न्यू की बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर एच को यहाँ पर डिवाइड कर ले तो डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई हमारे पास क्या है, डेल्टा ई बच्चों क्या है, डेल्टा ई हमारे पास बच्चों है ये वाला है या ये वाला है। तो इसकी जगह हम यहाँ पर पुट करते हैं डेल्टा ई की वो जो वैल्यू है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यहाँ पर पुट कर ले और वही वाला n1 n2 स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर बाई 2 मनफी 1 बटा n स्क्वायर n1। तो यहाँ पर पुट कर ले, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पर ये जो क्या है वो ये जो E2 है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये वाला है कि नहीं है, e की पावर 4 m 8 e0 n e0 स्क्वायर h स्क्वायर बाई n स्क्वायर, या जो डिफरेंस वाला जो इक्वेशन है ये वाला है। तो ये है कि नहीं है, चूँकि यहाँ पर बच्चों क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू हमने पुट किया और मल्टीप्लाई एच किया, एच ये वाला है। तो लिहाजा एच अगर यहाँ से मैं रिमूव कर लूँ और यहाँ पर क्या कर लूँ, यहाँ पर क्यूब लगाऊँ तो कोई मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एच एक्स्ट्रा आ गया। तो एच एक्स्ट्रा आने से अगर हम फर्दर इसको क्या पर कर ले, एच की प्लांक पर डिवाइड कर ले, प्लांक कांस्टेंट पर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती हैं फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है बिटवीन एनी टू शेल्स। लेट्स सपोज ये n1 है और n2 वाला जो शेल्स हैं, तो बच्चे क्या है, ये वाला n1 है ये वाला n2 है। तो लिहाजा आप किसी भी शेल के दरमियान जो ट्रांजिशन हो जाए, लेट्स वो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो n2 यहाँ ये वाला पुट कर ले, ये 4 वाला जो शेल है, और n1 क्या पुट कर ले, n1 बच्चों ये 3 वाला शेल है। तो यहाँ पर पुट कर ले, जब यहाँ पर आप पुट कर ले तो आप बिटवीन एनी टू शेल्स, कंजिक्यूटिव शेल है या कंजिक्यूटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन ने किस शेल से कहाँ तक जंप किया, तो कितना एनर्जी कितने फ्रीक्वेंसी वाला वेव्स ये क्या करेगा, ये इमिट करेगा। तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से।
और डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर क्या चीज़ है ये डिफ़ाइन किया। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इस रिलेशन से भी हैं कि ये इस रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं, या ये रिलेशन से भी वो हैं रिलेटेड है वेवलेंथ के साथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ, और ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ए वेव नंबर, और ये नेचर ने कांस्टेंट रखा है तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है सी बाई लेमडा, और ये जो वेव नंबर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ है। जितनी वेवलेंथ बड़ी है इतनी वेव नंबर कम होगी, और जो वेव लेंथ कम है तो वेव नंबर ज़्यादा होगी, तो वेव नंबर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो लिहाजा हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला जो इक्वेशन है इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं कि 1 बाई लेमडा क्रॉस सी। तो 1 बाई लेमडा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं कि नहीं वेव नंबर, ये वाला हमने पुट किया तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर। वेव नंबर किस चीज़ के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इस पर स्पीड ऑफ लाइट पर डिवाइड कर वेव नंबर आ जाएगी। जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ये वाला है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की वाला ये जो इक्वेशन है ये वाला हम पुट करेंगे और इसके साथ स्पीड ऑफ लाइट आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट किस चीज़ के बराबर हैं, सी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ये वाला फिगर फर्दर डिवाइड कर लें तो ये किस चीज़ के बराबर, ये फर्स्ट टाइम रेडबर्ग ने मालूम किया था वो प्रैक्टिकली 1.09678 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 7 पर मीटर है। तो बिटवीन एनी टू शेल या एनर्जी लेवल आप फ्रीक्वेंसी वेव नंबर भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर लेक्चर को में या फर्दर टॉपिक्स में आपको मसला है तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की लेक्चर है 1 बाई 1 वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चों आज नहीं आए हों मेरे चैनल पर तो अपने भाई के चैनल को लाजिमी सपोर्ट कर ले, क्योंकि इतनी सख्त धूप में खड़ा हूँ काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तकरीबन इस वीडियो के लिए कम से कम 50 लाइक तो होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर लें और अगर हो सके तो शेयर भी कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।